गुड आफ्टरनून सबके लिए। नमस्कार। वेलकम बैक। आ जाइए सभी लोग। एक बार कमेंट्स छोड़ दीजिए। आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों आपके पास सही आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। राजू, प्रीति शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून सबके लिए। नमस्कार। आ जाओ सभी लोग, फटाफट से सेशन को शेयर कर देते हैं आज के। अब ये तो क्या ही शेयर करोगे आप। आदत मुझे भी ऐसी लग रही है यूट्यूब की तरह शेयर करने के लिए। फटाफट ज्वाइन कर लो। दोनों सही है। ज्योति गुड आफ्टरनून, आशीष नमस्कार आपके लिए। सब लोग आ जाओ। बढ़िया क्लास का शुरुआत करेंगे। भारत पर अरबी और तुर्की आक्रमण, दो सीरीज हमारी अब आगे बढ़ेंगी, जिसमें इस्लाम को मोस्टली मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। इस्लाम के बारे में जो हमने बात की थी। बिल्कुल प्रीति जी, अभी मम्मी को ले जाएंगे शाम को हॉस्पिटल। हिजरी संवत में आपको रमन एक बार वीडियो देख लेना, और कोई इश्यू हो तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लेना आप। वापस तो क्लास में क्यों समझवा रहे हो उसको दोबारा। आप उसमें मुझे ये बताना कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ है। हिजरी संवत 622 जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चंद्र मास होता है। हम लोग सौर मास पे काम करते हैं। सौर संवत होता है हमारा, और इनका चंद्र मास होता है। शिया सुन्नी दो संप्रदाय थे। ठीक है ना। बिल्कुल सोनू, अभी मम्मी की तबीयत ठीक है, सबके लिए थैंक यू। और अभी वो रेस्ट कर रही है। कल उनको एक बार वापस आज शाम को लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। आपकी अनअकैडमी की क्लास प्रभावित हो सकती है। ये वाली क्लासेस करने के बाद में फिर मैं हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ सकता है। तो उसके बाद अपन बात करेंगे। तो रमन, वो आप मेरे से एक बार कर लेना। आज मैं बात करूंगा आपसे इस सेशन में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण को लेकर के। अरबों का आक्रमण था पहला। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, जहां से सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, जहां से चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं और आपको पढ़नी है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 711 या 712 ईस्वी के आसपास भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, रावर या रावर नामक एक जगह है, वहां पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और उस रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके, उस सिंध के राजा दाहिर की राजधानी थी आलोर, और उस आलोर पर कब्जा कर लिया। और आलोर पर कब्जा करने के बाद इन्होंने मुसलमानों को जीता हुआ था। बिल्कुल बच्चा गिरी जी, अभी माता जी आराम कर रही हैं और शाम को आज उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करें। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 711 या 712, ये दोनों डेटें आपको मिलती हैं। इन दोनों डेटों के लिए सबसे पहले एक बात याद रखना, एग्जाम में आपको या तो इन दोनों में से एक डेट मिलेगी। अगर दोनों ही ऑप्शंस में दे रखी हैं तो 712 सही माना जाता है। कहानी क्या थी कि इस टाइम पर 712 में रावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में। तो 712 माना जाता है सही तरीके से। सिंध से पहले 711 में अभियान की शुरुआत हो गई। ऐसी चीजें बहुत सारी किताबों में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण देखते हैं। और ये आक्रमण जो आपको दिखाई देता है, वो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण दिखाई देगा। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था। इसको 712 डेट दी जाती है। और 712 में इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध, और सिंध का राजा था, ठीक है, दाहिर।
और सिंध की राजधानी थी आलोर। ये क्या थी? राजधानी थी सिंध की। ठीक है। और सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के साथ में एक युद्ध किया था, जिसमें दाहिर को पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। ये जो युद्ध हुआ इनके मध्य में, वो युद्ध राउर का युद्ध था। 712 में राउर का युद्ध माना जाता है। राउर या रावर भी लिखते हैं इसको कई लोग। राउर या राउर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के माध्यम से क्या हुआ था? इस युद्ध के माध्यम से इस राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था। ये कहानी समझनी है आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आज बच्चे क्लास में कैसे कम है? टाइमिंग तो पता है सबको, 2:10-5 तो हो ही जाते हैं क्लास स्टार्ट करने में। चलिए, तो ये कहानी समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप करिए। पहला सफल आक्रमण 712 हम लोगों ने इसको टाइम दे दिया। और राउर का युद्ध था। राउर में जो युद्ध हुआ, सिंध के राजा दाहिर ने किया। सिंध की राजधानी इस टाइम पर आलोर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आलोर हुआ करती थी। अब इसके बाद में क्या करता है? जो अरबी मुसलमान थे, उन अरबी मुसलमानों ने क्या किया? मुल्तान को जीता था। आलोर के बाद आलोर के बाद अरबी मुसलमानों ने अरबी मुसलमानों ने अरबी मुसलमानों ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। और मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद में मुल्तान को जीता था। तो ये सीक्वेंस भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो पहले इन्होंने आलोर को जीता, और फिर बाद में इन्होंने किसको जीता था? मुल्तान को जीता था। अब कहानी क्या थी? इस तरीके से सिंध के क्षेत्र में, हाँ ज्योति, बात करते हैं अपन, है ना? अब इस तरीके से दोस्तों, सिंध के क्षेत्र में इस समय तक आपको क्या दिखाई देता है? इस आधार पर सिंध के क्षेत्र में एक अरबी राज्य की स्थापना हो जाती है। क्या हो जाता है? एक अरबी राज्य की स्थापना हो जाती है। ये पूरी बातें आप लोगों को समझनी है, ठीक है? चलिए, नमस्कार आप सबके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो कहानी थी, भारत में अरब राज्य सिंध तक ही सीमित रहा था, ये बात भी याद रखनी है। और अरबी जो आक्रमण है, केवल सिंध वाले क्षेत्र से भारत में आगे इसने एंट्री करने का प्रयास नहीं किया था। ये बात भी महत्वपूर्ण है। भारत में अरबी जो राज्य था वो सिंध तक ही सीमित रहा था, जिसे बाद में मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या किया गया था? 1175 में सिंध पर अधिकार करके समाप्त कर दिया गया था, और सिंध को दिल्ली सल्तनत के अधीन मिला दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। अरबी राज्य की स्थापना हुई, जिसे 1175 में मोहम्मद गौरी ने समाप्त किया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आप चाहें तो सेम फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, चाहें तो भाषा बना करके अपने साथ में इसको ऐड कर सकते हैं। ये पूरी कहानी यहां समझनी है आप लोगों को। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो 1175 में मोहम्मद गौरी इसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। नोट विशेष बात आप ऐसे लिख सकते हो, अपन लिख लेते हैं। अरबों का राज्य
भारत में केवल सिंध तक ही सीमित रहा। केवल सिंध तक ही सीमित रहा, जिसे 1175 में गौरी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। हिस्टोग्राफी में और कितने वीडियो में? बहुत वीडियो आएंगे, अभी 8 क्लास थोड़ी होंगी उसमें। 30 से 40 वीडियो होंगे हिस्टोग्राफी के टोटल। पढ़ना है उसको अभी आगे तक। केवल 8 क्लास हुई है, उसकी 9वीं क्लास प्रयास करेंगे, आज लेंगे, आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। पहले मेरा प्लान था कि मैं संडे टू संडे हिस्टोग्राफी की क्लास लूंगा, लेकिन अभी जैसे मुझे कल अचानक काम आ गया था। अब मान लिया आपने 7 डेज वेट किया कि संडे को हिस्टोग्राफी की क्लास लेंगे, और मुझे ऐसी इमरजेंसी आ गई संडे को कि मैं क्लास नहीं ले सकता, तो फिर आप अगले संडे के लिए वेट करोगे तो 15 दिन का गैप सही नहीं रहेगा। ये विचार आया था बाद में मेरे दिमाग में, इसलिए मैंने सोचा एक दिन या 2 दिन छोड़ करके ही वो क्लास रेगुलर ले ली जाए, तो वो साथ साथ चलती रहेगी। आज समय मिला तो आज करेंगे, नहीं तो कल 100% करेंगे। और लगातार ना करके उसके लिए कोई एक अलग टाइम निर्धारित कर देते हैं मॉर्निंग के टाइम में। उसको या तो फ्री कर लेते हैं अपन, 10 से 11, सवा 11 के बीच में कर लूंगा मैं उसको, सुबह के टाइम में कल से। और 10 से सवा 11 के बीच में ही कर लेंगे। बिल्कुल, कल से सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में कर लेंगे उसको, 1 घंटे का रेगुलर कर लेंगे। तो 15-20 दिन में उसको करा के खत्म कर देंगे अपन। ठीक है भाई साहब, तो समाप्त कर दिया। और सिंध जो है वो दिल्ली सल्तनत के क्या हो गया था, अधीन हो गया था। अब इस बात के कुछ स्रोत मिलते हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोनम, नमस्कार आपके लिए भी। अरबों के सिंध विजय का इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इन चीजों पर मेनली फोकस करना है, जो जहां से क्वेश्चंस उठता है। अरबों के सिंध विजय का इतिहास जानने के स्रोत। इन स्रोतों में हमें कई सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले पेपर फर्स्ट में क्या रह गया है आपका रमन? पेपर फर्स्ट में क्या रह गया है, मुझे वो बता दीजिएगा एक बार। आप पेपर फर्स्ट की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास हैं। अभी 16 जून वाले एग्जाम पे ही तो पेपर फर्स्ट की सारी क्लासेस करवाई हैं। मैं पढ़ा लेता हूं, अभी आपके कमेंट्स नहीं लूंगा मैं अब अगले आधे घंटे तक, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्लास आप लोगों की डिस्टर्ब होती है, आपके वीडियोस डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे उनको इरिटेशन आएगा बाद में इनको देखने में। इसलिए जिस तरीके की क्वेरीज हुआ करे, वो सब क्वेरीज मुझे मैसेज पे किया करो, आपके सबके मैसेज के जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप पे किया करो। चलती हुई क्लास में केवल टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेगा आज के बाद कोई भी स्टूडेंट, ये ध्यान रख ले। लाइव क्लास के दौरान आपको सिंध आक्रमण, मोहम्मद गौरी और इसके बारे में कुछ पूछना है तो वो चीज पूछेंगे आप लोग केवल। बाकी इसके अलावा एप्लीकेशन नहीं चल रहा, मेरी छुट्टी है, आपको कोई काम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, आज के बाद सब लोगों से रिक्वेस्ट है, डांट फटकार के नहीं कह रहा, आप सबका भला होगा उसमें। अभी जैसे जितने 2 मिनट से मैं बातें कर रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देखने में, इनको देखने में इरिटेशन आएगा। सीधा कंटेंट जब चलेगा तो मजा आएगा। आई होप आप सब समझदार हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अरबों के सिंध विजय का इतिहास जानने के स्रोतों में सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे किसके बारे में? राजपूत सम्राटों के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं इससे रिलेटेड। राजपूत
राजपूतों के अभिलेख। क्या कहते हैं ये राजपूतों के अभिलेख? इसका ध्यान रखना आप लोग। राजपूतों के अभिलेख राजपूत सम्राटों के द्वारा अरबों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है हमें। तो अरब भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, ऐसा राजपूत शासकों के साक्ष्यों से मिलेगा। क्योंकि राजपूत शासकों ने क्या किया था, अरबों को पराजित किया था। और अरबों को 712 ईस्वी में सिंध में विजय किस प्रकार हुई थी, इस बात का विवरण उन राजपूत अभिलेखों में भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो राजपूतों के अभिलेखों में दो चीजें आती हैं। क्या? कि राजपूत शासकों ने अरबों को विजित किया, यह तो उल्लेख मिलता है, लेकिन अरबों ने 712 में सिंध विजय किस प्रकार किया, यह उल्लेख नहीं मिलता है। यह उल्लेख नहीं मिलता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये उल्लेख नहीं मिलता हमें। राजपूतों के अभिलेखों से केवल ये बात मिलती है कि राजपूतों ने क्या किया था, सिंधों को सॉरी अरबों को सिंध में पराजित किया था। लेकिन अरब सिंध पे कैसे आए और उन्होंने सिंध को किस तरीके से कैप्चर किया, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सेकंड, एक ग्रंथ है 9वीं शताब्दी का, फुतु उल बुल्दान, जिसे फुतु अल बुल्दान भी कहते हैं। अल बिलादुरी ने लिखा था ये ग्रंथ। सेकंड सोर्स पे बात करें, फुतुह अल बुल्दान, इस ग्रंथ का जो लेखक था वो कौन था? वो था अल बिलादुरी। कौन था? अल बिलादुरी। ये ग्रंथ आपको 9वीं शताब्दी का मिलता है। 9वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। ठीक है, इसमें अरबों के सिंध विजय का वर्णन आपको दिखाई देता है। इसमें अरबों के सिंध विजय का वर्णन हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसके बाद एक रचना है अली बिन हामिद कूफी की रचना है, जिसे चचनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चचनामा, फतेहनामा ए सिंध भी इसका नाम है, यानी चचनामा या फतेहनामा ए सिंध। पुस्तक का नाम लिखें तो चचनामा, फतेहनामा ए सिंध। ठीक है, और ये अली बिन हमीद कूफी, जो मैं बता रहा था, हमीद या हामिद कूफी, इन्होंने रची थी पुस्तक। अली बिन हामिद कूफी के द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया था। सिंध की जब विजय इन्होंने कर ली, तो सिंध विजय के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था काजी इस्माइल खां, सबसे पहले आलोर को जीता था, सिंध की राजधानी को। तो आलोर का पहला काजी नियुक्त किया था। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी थोड़ी सी, इसको समझना।
ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको मिलती नहीं है हाल ही। दोस्तों क्या हुआ, सिंध विजय के पश्चात, सिंध विजय हो गई। अब इस सिंध विजय के पश्चात क्या हुआ, सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम, चलेगा क्या एमबी के लिख दूं शॉर्ट में? मोहम्मद बिन कासिम समझ जाओगे क्या एमबी के लिखने से? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, एक व्यक्ति था, ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था काजी इस्माइल खां। मोहम्मद बिन कासिम ने काजी इस्माइल खां को, ठीक है, तो आलौर पर इस व्यक्ति को प्रथम काजी नियुक्त किया। यहां तक की बात समझ में आ गई? प्रथम काजी नियुक्त किया था। यार क्लास 20 मिनट हुए स्टार्ट हुए, आप लोग अपने उसमें देख लिया करो किस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका क्लास का। हाँ, चलिए कॉल आ गया था मेरा एक इमरजेंसी। आलोर अलवर नहीं है भाई, आलोर सिंध की राजधानी है। अलवर राजस्थान में पड़ता है, सिंध में आलोर पड़ेगा। ठीक है, आलोर अलवर नहीं है। नोटिफिकेशन सबके पास आया होगा, और अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कल से टाइमली स्टार्ट कर लेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, काजी इस्माइल खान नाम के व्यक्ति को आलोर पर नियुक्त कर दिया था। इस काजी इस्माइल खान ने तारीख सिंध व हिंद, अर्थात सिंध या हिंद का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि अरबी भाषा में आपको मिलती है। ठीक है, याद रखना। इसी काजी इस्माइल खान ने तारीख ए हिंद
या सिंध नामक ग्रंथ अरबी भाषा में रचा। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या मिलता है आपको? अरबों की सिंध विजय का विस्तृत विवरण मिल जाता है। ठीक है, इस ग्रंथ में इस सिंध विजय का विस्तृत विवरण मिल जाएगा। विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यहाँ के बाद आगे की कहानी क्या कहती है दोस्तों? 1216 ईस्वी में 1216 ईस्वी में 1216 ईस्वी में क्या हुआ? जो मैंने आपको व्यक्ति बताया था, कौन? मोहम्मद अली बिन हामिद बिन अबू बकर कूफी, पूरा नाम यही है, मोहम्मद अली बिन हामिद बिन अबू बकर कूफी। क्या नाम है? मोहम्मद अली मोहम्मद अली बिन अहमद अली बिन हामिद बिन कूफी। तो मोहम्मद अली बिन हामिद बिन कूफी। अब ये कूफी साहब ने क्या किया? 1216 ईस्वी की कहानी है। इन्होंने क्या किया था कि तारीख सिंध या तारीख हिंद जो थी, उस पुस्तक का चचनामा के नाम से फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। यानी इन्होंने क्या किया था? जो पुस्तक थी हमारे पास, बुक थी कौन सी? तारीख सिंध या हिंद। इस तारीख सिंध का इसने क्या किया? चचनामा। इस व्यक्ति का काम था ये, चचनामा नाम से इसने क्या किया? अनुवाद किया। यानी तारीख सिंध का क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया। अब अनुवाद किस भाषा में किया? ये इंपॉर्टेंट है। अनुवाद किया था फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में ये अनुवाद कर दिया। यहां तक की बातें बताएं, एक बार क्लियर है क्या? बाद में क्या हुआ था? कूफी ने इसे, एक व्यक्ति था कुबाचा नाम का, उस कुबाचा के वजीर आइनुल मुल्क फखरुद्दीन को समर्पित किया था। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। कूफी ने क्या किया था? कूफी ने इस अनुवाद को कुबाचा के वजीर आइन उल मुल्क को समर्पित किया था। आइनुल मुल्क को समर्पित कर दिया था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों ये सिंध का स्थानीय इतिहास माना जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा देंगे। यह सिंध का स्थानीय इतिहास है। लोकल जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में। तथा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय का विस्तार से वर्णन है। विस्तार से क्या मिल जाता है? वर्णन मिल जाता है कि सिंध की विजय मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से की थी। दोस्तों नामकरण जो है वो सिंध का राजा चच था, उस चच के आधार पर इसका चचनामा किया गया था। ठीक है, चचनामा
इसका नाम रखा गया था। अब मैंने बताया चचनामा। चचनामा नाम जो है वो सिंध के राजा चच के आधार पर, सिंध के राजा चच के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया, चचनामा रख दिया गया था। दोस्तों क्या किया, यही जो सिंध का राजा चच था, इस राजा चच का पुत्र था दाहिर, जो कि राउर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ लड़ते हुए क्या हुआ था, मारा गया था। तो इस राजा चच का क्या था, पुत्र था। कौन पुत्र था, दाहिर पुत्र था। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं राजा चच का पुत्र दाहिर था। ठीक है, और दाहिर जो है वो राउर के युद्ध में मारा गया था। राउर के युद्ध में मारा गया था। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगली कहानी क्या होगी उसको सुनिए। एक व्यक्ति है, मतलब 3 ग्रंथ मैंने डिस्कस कर लिया आपसे लगभग। बीच में एक कॉल आ गया था, वो बात अलग थी। अरबों के बारे में बात कर ली, इस पे बात कर ली आपसे। ये सारी हो गई राजपूतों के द्वारा। फिर फुतूर बुल्दान, अल बिलादुरी, चचनामा, सिंध, तारीख हिंद, और ये पूरा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद अब बात करेंगे इसमें किसकी, मासूम, मोहम्मद मासूम की तारीख सिंध या तारीख मासूमी एक पुस्तक है, उस पुस्तक से भी यहाँ पर हुआ है ये। मुझे कई बार हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है। अब सोनम की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे हालांकि कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं तो दूसरी कॉपी में लिख लिया। बेटा ऐसा मत करना कि किसी दूसरे का पेपर दिया हो परीक्षा वाले दिन जा करके। अगर परीक्षा वाले दिन जा करके किसी दूसरे का पेपर दिया है ना, तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। कॉपी तो अभी चेंज हो जाएगी, बाद में पेपर चेंज नहीं होगा, थोड़ा अवेयर रहा करो। ठीक है भाई, चलिए। मोहम्मद मासूम की पुस्तक मिलती है आपको तारीख सिंध या तारीख मासूमी। फोर्थ ऑप्शन, तारीख सिंध या तारीख मासूमी, ये पुस्तक है। और ये पुस्तक किसने लिखी थी, इसका लेखन करने वाला व्यक्ति कौन हुआ करता था, मोहम्मद मासूम। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, लेखक थे मोहम्मद मासूम। मोहम्मद मासूम ने लिखी थी क्या, तारीख सिंध या तारीख मासूमी। अब कहानी क्या थी, ये 1600 ईस्वी में लिखी हुई पुस्तक है। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा सिंध में सूबेदार बनाया गया था किस व्यक्ति को, सैयद निजामुद्दीन मीर मोहम्मद मासूम। पूरा नाम था सैयद निजामुद्दीन मीर मोहम्मद मासूम साहब। और 1600 में अकबर ने इसको सिंध का गवर्नर बनाया था। ठीक है, इसने तारीख सिंध की रचना की थी, मोहम्मद मासूम। तो ये पुस्तक 1600 ईस्वी में रची गई। ठीक है, मासूम को अकबर द्वारा सिंध का गवर्नर बनाए जाने पर इस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी। और साथियों, इस पुस्तक से भी आपको क्या मिल जाता है कि इस पुस्तक से भी आपको सिंध का इतिहास मिल जाता है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मासूम के द्वारा रचित होने के कारण इसको तारीख मासूमी भी कह देते हैं। मासूम नाम के व्यक्ति ने ये लिखी थी, तो क्या हुआ, इसको तारीख मासूमी भी कह दिया जाता है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, वो पॉइंटेड है। यानी कि इसमें अरबों की सिंध विजय से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलेगा।
भाई वो क्या करेगा, अकबर तक के इतिहास के द्वारा मिलेगा। और इसमें ये भी बताया कि यानी अकबर यानी मुगलों ने किस तरीके से सिंध को विजिट किया था। यानी अरबों ने सिंध को विजिट किया और वहां से कहानी लगातार चलती आ रही है, मुगलों ने कैसे सिंध को विजिट किया, यानी अकबर तक का इतिहास। और फाइनली अकबर के द्वारा सिंध विजय करने तक का इतिहास। अकबर के द्वारा सिंध विजय करने तक का इतिहास जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। ये कुछ चीजें थी आपको समझनी थी जो ऐतिहासिक स्रोतों में काम आएंगी। अब बात ये आती है दोस्तों, क्या रीजंस थे, क्या कारण थे कि अरब आक्रमण हुआ। तो 8वीं शताब्दी के आरंभ की कहानी है। 711 712 8वीं शताब्दी का आरंभ ही है, जहां पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। और इस डेट से पहले जितने भी भारत में अरबी आक्रमण हुए थे वो सब असफल रहे थे। यहाँ की स्थानीय शक्तियों ने उनको डिफीट दे दिया था। भारत और अरब की अगर हम बात करें तो भारत और अरब के बीच में ये तो मिडिवल प्री मिडिवल हिस्ट्री है, प्राचीन काल से ही क्या रहा, आपस में व्यापारिक संबंध रहे हुए थे। और बाद में क्या हुआ, इस्लाम धर्म आ गया और इस्लाम धर्म ने भी इस आक्रमण को वरीयता दी। लेकिन अगर हम इस्लाम धर्म को एक साइड में रख दें और हम कहें कि इस्लाम धर्म को अपनाने से पहले क्या अरब वासियों के दिमाग में ऐसी कोई बात थी, तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अरब वासी इस्लाम धर्म अपनाने से पहले भारत आते थे, लेकिन वो एक सफल योद्धाओं की तरह नहीं आए, वो एक सफल व्यापारियों की तरह भारत आए। उन्होंने व्यापार वाणिज्य किया, पैसा कमाया और यहाँ से चले गए। याद रखना, लेकिन ऐसे अरब व्यापारी भी आपको मिलेंगे जो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थायी रूप से भी बस गए थे। कहाँ, भारत के पश्चिमी जो समुद्री क्षेत्र हैं उनके आसपास कुछ अरबी लोग स्थायी रूप से बस गए, वहीं जीवन यापन किया उन्होंने। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, जब 7वीं सदी का टाइम आया था, 600 570 के आसपास मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ था। तो उसके बाद जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का उदय किया 7वीं सदी के आसपास, तो अब क्या हुआ, जब इस इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इसका जो प्रसार हुआ, उस प्रसार ने अरबों के दृष्टिकोण को चेंज कर दिया था, अरबों की सोच को बदल दिया था और अरबों में परिवर्तन ला दिया था। तो क्या किया, अरब वासियों ने अपने इस नए धर्म के खुद को फॉलोअर्स के रूप में रखा और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गए और उनका क्या किया, इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। भारत पर कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्या कहानी सारी थी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एक दो पॉइंट लिखेंगे इसमें हम केवल यहां से, इसको फ्लो चार्ट में ही कन्वर्ट कर देंगे। भारत पर अरब आक्रमण के कारण 712 में सफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, जबकि इससे पूर्व इससे पूर्व असफल आक्रमण हो चुके थे। कौन से थे ये असफल आक्रमण, इनके बारे में भी बात करेंगे। अरबों का प्राचीन समय में भारत के साथ व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध था, लेकिन क्या हुआ, दोनों की स्थिति पे लेंगे। लेकिन
इस्लाम के उदय ने अरबों के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया एवं इन्होंने अपने नए धर्म के प्रसार में ताकत लगा दी। अपने नए धर्म के प्रसार में इन्होंने क्या कर दी, पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी। अब मैंने आपको बताया कि 712 सफल आक्रमण हुआ, इससे पूर्व असफल आक्रमण हो चुके थे। अरबों ने सबसे पहले क्या किया था, जल मार्ग से, यानी भारत के पश्चिमी तट के जो समुद्री मार्ग थे, उन समुद्री मार्गों का सहारा लिया हुआ था और 2 बार 636-37 के आसपास और 643 के आसपास, कहां पर, एक तो थाने नामक जगह पड़ती है मुंबई के निकट, और एक देवल पर क्या किया था, असफल आक्रमण किया था। जो मैं असफल आक्रमण की कहानी आपको बता रहा हूं यहां पर, कि इससे पूर्व असफल आक्रमण हो चुके थे। तो वो जो असफल आक्रमण हो चुके थे वो 636-37 में कहां पर था, थाने मुंबई, ठीक है। और 643 के आसपास देवल, ठीक है। और ये आक्रमण समुद्री मार्ग से हुए थे और दोनों ही असफल अभियान थे। बताओ मुझे थम्स अप करके, आपकी स्लाइड जो आपको दिख रही है इस पे लिखा हुआ सारा मैटर आपके समझ में आ गया। मैं आपको इसी तरीके से रटाऊंगा नहीं, चीजों को आपको आपके दिमाग में फिट करने का मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनको आपको समझा दूं, और समझाने के साथ साथ आप क्या करें, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीख लें, और सीखने के बाद में आपको क्या आ जाएगा, बढ़िया तरीके से कहानी आगे दिखाई देगी। क्या कहते हो? देवल सिंध में बंदरगाह है बेटा, एक सिंध में पश्चिमी किनारे पर एक बंदरगाह पड़ता है देवल। देवल वो जगह थी जहां पर मोहम्मद कासिम सबसे पहले जाकर के जजिया कर आरोपित करेगा। अभी देवल पढ़ेंगे दोबारा अच्छे तरीके से, लेकिन याद रखना कि जब इन दोनों समुद्री मार्गों से ये असफल हो गए थे, जल मार्गों से असफल हो गए थे, तो 661 ईस्वी के आसपास बोलन दर्रे वाला एक मार्ग है, उस मार्ग से, और 663 ईस्वी के आसपास खैबर दर्रे वाला जो मार्ग है, उस खैबर दर्रे वाले मार्ग से ये लोग सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहानी वहां तक भी सेट नहीं बैठी थी। ये वाली पूरी कहानी आपके दिमाग में आ चुकी है, 643 देवल, और इन्होंने इस तरीके से आक्रमण किया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों जल मार्गों से असफल आक्रमण के बाद, जल मार्ग से असफलता के बाद इन्होंने स्थल मार्ग अपनाया, और स्थल मार्ग अपनाने की जो कहानी थी, ठीक है, 661 में बोलन दर्रे के माध्यम से, और 643 में खैबर दर्रे के माध्यम से
क्या किया? खैबर दर्रे के माध्यम से सिंध की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया था। खैबर दर्रे के माध्यम से सिंध की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, ये कहानी यहां से सेट हुई। अब क्या हुआ, 661 में, 643 में कहानी थोड़ी समाप्त होगी। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने प्रयास किया तो काबुल जाबुल राज्य थे, उन काबुल जाबुल राज्यों की सतर्कता और किक्कान एक जगह थी, उस किक्कान के जाटों के विरोध के कारण ये असफल रहे थे। याद रखना। तो बढ़ने का प्रयास किया। अब इसी कंसेप्ट पर एक बात और याद रखनी है आपको, कि यहां पर भी ये असफल रहे। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, काबुल जाबुल, ये सिंध के पास वाले क्षेत्रों में इलाके पड़ते हैं। काबुल जाबुल किक्कान, मैप लेकर के उसको जूम करके पढ़ने का कोशिश किया करो। काबुल जाबुल राज्यों की सतर्कता एवं किक्कान के जाटों के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली, यानी कि अभी भी ये किससे, धरती के द्वारा, मार्ग के द्वारा, स्थल मार्ग के द्वारा सिंध पर नहीं पहुंच पा रहे। अंत में इन्होंने क्या किया, मकरान वाला जो क्षेत्र पड़ता है, मकरान के मरु प्रदेश के समतली वाले मार्ग से सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए और विजय प्राप्त करने में क्या हुए थे, सफल हुए थे। इसके बाद कहानी कैसे घूमी, ठीक है, अंत में मकरान वाले समतली मार्ग से सिंध पहुंचने एवं विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। क्या मिली, इनको सिंध विजय करने में सफलता मिली, ये बात याद रखनी है। अब लेकिन दोस्तों, ये तो थे कारण, इन सब कारणों को आपने समझ लिया, स्रोतों को आपने समझ लिया, किस तरीके से अभियान हुआ उसको आपने समझ लिया। मुद्दा असल में रह गया क्या है, कि ऐसा कोई तत्कालिक कारण भी था कि जिसकी वजह से यहां पर यह आक्रमण हुआ। तो जी हां, बिल्कुल था। तत्कालिक कारण क्या था, 708 यानी 708 ईस्वी में एक जहाज आ रहा था श्रीलंका से इराक के लिए वापस। ठीक है, इराकियों का जहाज था, वो इराक के लिए श्रीलंका से व्यापारिक यात्राएं करके वापस लौट रहा था, जिसमें कुछ मुसलमान महिलाएं भी थी जो यात्रा कर रही थी। अब क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आएगा। आपको कहानियां सुना तो अच्छा लगता होगा। तो श्रीलंका के व्यापारिक मार्ग से एक इराक का जहाज इराक की तरफ वापस लौटकर आ रहा था, जिसमें कुछ मुसलमान महिलाएं भी थी। अब क्या हुआ, इस जहाज को देवल जो बंदरगाह था, ये थट्टा नामक एक जगह पड़ती है सिंध में, उस थट्टा नामक जगह के पास देवल बंदरगाह है। तो उस थट्टा नामक जगह के पास, उस देवल बंदरगाह के निकट कुछ समुद्री डाकुओं ने क्या किया, इस जहाज को लूट लिया। ठीक है, अब जब ये जहाज लूट लिया गया तो क्या हुआ, अब यहां तक की बात करूं तो खलीफा का पद उमैयाओं पर आ चुका था। उमैया साम्राज्य के खलीफा वालिद उस टाइम पर खलीफा हुआ करते थे। खलीफा वालिद जो है वो खलीफा हुआ करते थे, और खलीफा वालिद के अंतर्गत ही क्या था, ये इराक उनके क्षेत्र में था उस टाइम पर। तो यहां पर उन्होंने क्या किया
कि इराक का जो गवर्नर था उस टाइम पर, उस गवर्नर का नाम था अल हज्जाज। उस अल हज्जाज को बोला कि भाई सिंध के राजा दाहिर से कांटेक्ट करो, वो इस बात का जुर्माना भरेगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, भरवा लेंगे जुर्माना। अल हज्जाज ने क्या किया, दाहिर से कांटेक्ट किया। दाहिर ने कहा कि भैया डाकू वाकू मेरे आदमी नहीं थे, मेरी रेंज से बाहर है ये लोग, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं करवाया और मैं कोई हर्जाना नहीं दूंगा। तो इस तरीके का जवाब जब दाहिर ने अल हज्जाज को दिया, तो क्या किया, अल हज्जाज गुस्से में आ गया। और गुस्से में आने के बाद उसने ठान लिया कि भाई साहब मैं क्या करूंगा, मैं 100% अब सिंध पर क्या कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। तो ये कहानी इस तरीके से तत्कालिक कारण को लेकर के बनेगी, इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, सुनिए, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। कहानी है 708 की, 708 ईस्वी। ठीक है भाई। श्रीलंका से इराक एक व्यापारिक जहाज वापसी पर था, जिसमें मुसलमान स्त्रियां भी थीं। ठीक है भाई साहब, इस टाइम पर क्या हुआ, इस जहाज को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूटा। ठीक है, और इसमें यह भी कहा जाता है कि श्रीलंका से खलीफा वाहिद के लिए कुछ गिफ्ट भी थे। लूट लिए गए। मुद्दा लूट का ना होकर खलीफा के सम्मान पर आ गया। ठीक है भाई, यस, अब सुनिए, ये जहाज को सिंध में लूटा गया। सिंध के राजा दाहिर से जुर्माना मांगा, भाई साहब ने मना कर दिया। इराक पर खलीफा कौन थे, वाहिद, और खलीफा का गवर्नर कौन था, अल हज्जाज। और अल हज्जाज ने क्या किया था, दाहिर से जुर्माना मांगा था। जाहिर ने क्या कर दिया, मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं, नहीं दूंगा, डाकू वाकू सब मेरी रेंज के बाहर हैं, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। अब क्या हुआ भाई साहब, सिंध में नई घटना छिड़ेगी। अब सिंध में क्या हुआ, अल हज्जाज ने क्रोधित होकर
आक्रमण का निश्चय लिया। हाँ भाई, बताइए, गॉट इट माय पॉइंट। आपने बिल्कुल से इसको समझ लिया। तत्कालीन कारण इस स्लाइड पे है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फ्लो चार्ट में पढ़िए, शॉर्ट रहेगा, मजा आएगा। कोशिश रहेगी दिल्ली सल्तनत वगैरह सब ऐसे ही पढ़ाएंगे। हालांकि मैंने सब ऐसे ही पढ़ाया मोस्टली, आपको लगभग ज्यादातर कुछ छोड़ा तो है नहीं मैंने। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाई आपको, नोट्स ऐसे ही तैयार करवाए। ठीक है, नोट्स ऐसे ही तैयार करवाए हैं। याद रखना, आप में से जो स्टूडेंट मुझे पूरे हिस्ट्री के बेहतरीन नोट्स तैयार करके देगा, उसको गिफ्ट के तौर पर उसकी पूरी फीस वापस की जाएगी। उसको गिफ्ट के तौर पर उसकी पूरी फीस वापस की जाएगी। लेकिन हम्म इराक का ही गवर्नर था भाई, खलीफा वाहिद गवर्नर था इराक का। यहीं से तो जोड़ रखा है मैंने। इराक का गवर्नर था, इराक का गवर्नर था। तो सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, और इस तरीके से सिंध पर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। दोस्तों, कुछ विद्वान इस आक्रमण के पारंपरिक कारण भी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तत्कालीन कारण नहीं था, पारंपरिक कारण और था। कुछ लोगों ने तो तत्कालीन कारण माने हैं, कुछ लोगों ने पारंपरिक कारणों को क्या बताया है कि भारत की धनाढ्यता, भारत पैसे वाला देश है, इस बात का ज्ञान अरबों को बहुत पहले से था, क्योंकि व्यापारिक संबंध तो हुआ ही करते थे। लेकिन जिस प्रकार से देश को जीत करके जल्दी से हम पैसे वाले हो सकते हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसा उनके दिमाग में विचार आया। ऐसा उनके दिमाग में क्या आया, विचार आया। और क्या विचार आया कि भाई, हम क्या कर सकते हैं, इस देश को विजित करके हम शीघ्र धनी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत पैसा है। लूट किसके साथ होती है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, उसके साथ में क्या होता है, लूटपाट हो जाती है। अब इस कारण से क्या हुआ, इसके पूर्व में भी, मतलब अब की जो घटना है, इससे पहले भी अरब यात्रियों के द्वारा क्या किया जाता था, गुप्तचरों का काम लेकर अरबवासी क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते रहते थे, मतलब छिटपुट आक्रमण करते थे, लूट लेते थे, लूटपाट करते थे। गुप्तचरों की मदद से ऐसी कहानियां होती रहती थी। लेकिन दोस्तों, अल हज्जाज की जो उच्च लेवल की महत्वाकांक्षा है इसमें मिली, तो भाई साहब माहौल ने हवा पकड़ ली, आग पकड़ ली, और मामला गर्म हो उठा। जो भी हो, बात इतनी सी तय मानी जाती है कि ये समुद्री डाकुओं के द्वारा जहाजों को लूटा जाना तो केवल इन्होंने एक बहाना बनाया था। हाँ, ऐसा नहीं था कि जहाजों में समुद्री व्यापारियों ने लूट नहीं की, लेकिन ये तो एक बहाना मात्र था। जबकि इस बहाने की आड़ में ये अरबी लोग भारत की दौलत को प्राप्त करना चाहते थे, और इस्लाम धर्म को प्रचारित करना चाहते थे। केवल इतना सा उद्देश्य मानना है इसका, समझ गए। तो पारंपरिक कारण भी लिखते हैं। पारंपरिक कारण, कुछ विद्वानों के अनुसार अरब वासियों की दृष्टि भारत की अकूत दौलत पर थी। भारत की अकूत दौलत पर कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी दृष्टि हुआ करती थी। अब इस अकूत दौलत को क्या कर सकते हैं, यह विजित करके शीघ्र प्राप्त कर सकते थे।
ये क्या कर सकते थे? इसको जीत करके शीघ्र प्राप्त कर सकते थे। अतः इन्होंने क्या किया? अतः अतः इन्होंने क्या किया कि समुद्री लूट तो बहाना थी, इसकी आड़ में अरब भारत का धन लूटना एवं इस्लाम का प्रचार प्रसार करने निकले, और इस प्रचार प्रसार को अल हज्जाज ने तीव्रता प्रदान कर दी। अतः अरबी आक्रमण हो गया। लिखिए, अतः क्या हुआ? हाँ, खलीफा खलीफा उपहार की वजह से नहीं भड़क गया, खलीफा इस वजह से भड़क गया कि यार किसकी गुस्ताखी, खलीफा के सम्मान में गुस्ताखी की अपने। सुल्तान ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, हाँ, कि तुम सुल्तान की शान में गुस्ताखी करने की हिमाकत कर रहे हो, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इसमें तो वो खलीफा हुआ करते थे। तो दोस्तों, यहां पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण हो गया। आक्रमण होने के बाद इन्होंने यहाँ पर विजय पाई और यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता जो है वो कायम की, अपनी राजनीतिक सत्ता कायम की। क्लियर हुआ? अब सुनिए, अब कैसे कैसे कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे क्या हुआ, अरब विजय के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, अरब विजय कैसे हुई। ये थी आपकी अरब विजय। क्या है ये? अरब विजय। अब इस अरब विजय को समझिए। इराक का गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। इराक का गवर्नर कौन? अल हज्जाज। और अल हज्जाज ने क्या किया? लगातार एक एक करके 3 अभियान भेजे। कितने अभियान भेजे? 3 अभियान भेजे। सुषमा यादव कह रहे हैं सर आज फर्स्ट दिन है, अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम सुषमा आपके लिए। आई होप कि आप लोग और बच्चों तक कोर्स प्रमोट करो। बताइए, मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरी पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करने का, और आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। जीत जाएंगे हम लोग मिल करके, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? बहुत जबरदस्त तरीके से हमें सफलताएं मिलेंगी, परिणाम आने की देर है। देखो, निकम्मे, नाकारा और नालायकों के लिए तो न यहाँ जगह, ना उनके घर में जगह, ना उनके जीवन में जगह रहेगी उनके लिए। अगर पढ़ते ही नहीं है तो बात अलग है। टाइम नहीं मिलता, यूट्यूब के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, अच्छे अच्छे सेशंस लेकर के आने हैं। इसमें एक टाइटल और भी है, जीवन के वास्तविक अनुभवों से शिक्षा लेकर के कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ आप। कल किसी का कॉल आया मेरे पास, उस कॉल को लेकर के एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा कि किन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए जरूर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 3 अभियान भेजे। अब 3 अभियानों की बात करें, देखिए, तो पहला अभियान कौन सा था? ध्यान से सुनिए। पहला अभियान कौन सा था? फिर अपन बात करेंगे दूसरे अभियान को लेकर के, और फिर अपन बात करेंगे तीसरे अभियान को लेकर के। 3 अभियान समझने हैं आपको, ठीक है? सुनिएगा, क्या थे तीनों अभियान।
पहले अभियान पर बात करेंगे दोस्तों, तो सेना नायक उबैदुल्ला, फर्स्ट अभियान में सेना नायक उबैदुल्ला, सेना नायक कौन था? उबैदुल्ला, 709 या 710 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 709 या 710 ईस्वी। सेकंड अभियान कौन सा था? सेकंड अभियान में कौन भेजा? बुदैल, 710-11 के आसपास, 710 या 11 के आसपास। और थर्ड अभियान में मोहम्मद बिन कासिम, 711 या 712। थर्ड अभियान में क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, 711 या 712। याद रखना, ये अभियान हो या आपका ये वाला अभियान हो, उबैदुल्ला वाला, ये दोनों अभियान कैसे थे? असफल रहे थे, ठीक है। प्रथम दो अभियान असफल थे। इससे पहले थाने में और देवल में असफल 636-37 के आसपास, 643 के आसपास असफल और हो चुके थे। प्रथम दो अभियान असफल रहे, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान था, क्या करा? वो सफल हो गया। ये दोनों युद्ध में भी मारे गए थे, याद रखना। यह दोनों गवर्नर, यह दोनों सेना नायक युद्ध में मारे गए। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल अभियान किया। सिंध की राजधानी आलोर को जीत लिया। इसको विजित किया, और राउर का युद्ध था, और दाहिर की मृत्यु हुई। ये सारी बातें इसमें लिख दो, ठीक है ना। बताएं, यहां तक कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की अवस्था में यहां पहुंचा था, ठीक है। और एक सिराज से एक छोटी सी सेना लेकर के इसने कूच किया था। अब कहानी क्या है, सुनिए। इसमें एक एक चीज लेकर के आगे बढ़ेंगे हम। तो मोहम्मद बिन कासिम को लिया वापस से। क्या हो रहा है? 712 या 11 ईस्वी में, 711 या 12 ईस्वी में अभियान करता है, ठीक है। अब क्या करता है? सबसे पहले थट्टा के ही पास स्थित देवल को अपने अधीन करना चाहा। तो दाहिर ने क्या किया? खुद से घबरा गया, दाहिर एकदम से खुद से घबरा करके सिंधु नदी जो थी, उस सिंधु नदी का जो पश्चिमी भाग था वो खाली कर दिया देवल की तरफ से, और वहां से हट करके पूर्व की ओर भाग गया था, पूर्व की ओर भाग गया था। और वहां जाकर के बैठ गया और अपने शत्रु के आने की प्रतीक्षा करता रहा। अब कहानी क्या हुई कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना का एक कमजोर प्रतिरोध दाहिर के भतीजे ने किया था उस जगह। दाहिर तो भाग गया अपनी सेना लेकर के, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना का सामना किया था दाहिर के भतीजे ने। तो क्या किया? आप समझ गए पूरी कहानी? सुनिए पूरी, इससे बताता हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल, ठीक है, देवल पर आक्रमण। अब देवल से दाहिर ने क्या किया?
देवल से दाहिर भाग गया, और दाहिर देवल से कहां भाग गया? सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर। ठीक है। तब देवल में क्या हुआ? इसकी मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस कौन? दाहिर का भतीजा। अब भतीजा कैसा था? कमजोर। तो क्या होगा इसके साथ? हारेगा। मोहम्मद बिन कासिम जीतेगा। तो देवल को आसानी से विजित कर लिया गया, और देवल में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। यही सबसे पहले जजिया लगाया गया। क्लियर? बताइए। ये क्या करता है? भाग जाता है। कहां भाग गया? आलोर, राजधानी भाग गया। तो क्या हुआ भाई साहब? अब यहां पर आसानी से इस पे क्या हो जाता है? देवल पर अधिकार हो जाता है। कोई बात नहीं। एक लोकल व्यक्ति, स्थानीय तौर का ब्राह्मण, उसने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की थी यहां पर, और उसको कुछ गुप्त रहस्य बताए थे, और उस गुप्त रहस्य बता करके इस जीत में पूर्ण सहयोग दिया था। याद रखना। ठीक है। तो इस अभियान में क्या हुआ था? इस अभियान में देवल के इस अभियान में क्या हुआ? एक स्थानीय ब्राह्मण ने मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प की थी। बस केवल इतना लिख लो। पूछ लेते हैं किसने हेल्प की, ब्राह्मण ने, जाटों ने, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो किसी स्थानीय ब्राह्मण ने, उसका नाम कंफर्म नहीं है, नाम मत पूछना कि सर नाम बता दो, ब्राह्मण का नाम क्या था, एड्रेस क्या था, फोन नंबर क्या था, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो उसको सहयोग किया। उसके बाद क्या हुआ? इस जीत से मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारा माल लगा था, और इस माल के कारण उसने क्या किया? उसका माल का पांचवा भाग और 75 स्त्रियां अल हज्जाज को भेज दी थी। ठीक है। क्या किया? इस लूट से, यानी इस जीत से जो माल प्राप्त हुआ, उसका पांचवा भाग प्लस 75 स्त्रियां अल हज्जाज के पास भेज दी। अल हज्जाज के पास भेज दी। ठीक है। पांचवा भाग यहां भेजा। तो जो माल प्राप्त हुआ था, उस माल का शेष भाग सेना में बांट दिया। उस माल का शेष भाग क्या किया इसने? अपनी सेना में बांट दिया। क्या? पांच टाइप्स की जजिया वाली कहानी आगे पढ़ाएंगे अवनीश, टेंशन मत लो। जजिया सबसे पहले यहां लगाया गया था, इस पे बात की है। अब कहानी क्या थी? इसके बाद मतलब सेना में इसने बांट दिया, और जनता को आतंकित करने के लिए यहां पर क्या किया था? 17 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मोहम्मद बिन कासिम ने मृत्यु दंड दे दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मार दिया।
ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना। ये था देवल। देवल से कहानी आगे बढ़ी, ठीक है। और देवल से ये लोग बढ़े निरुन की तरफ। किसकी तरफ? निरुन। निरुन एक जगह पड़ेगी देवल के पास में ही। 4000 मुसलमानों को देवल की रक्षा का जिम्मेदारी दे दिया, उनको वहां नियुक्त कर दिया सेना की तरह। और मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना को लेकर के देवल से उत्तर की ओर निरुन की तरफ बढ़ जाता है। देवल से उत्तर की ओर निरुन की तरफ क्या करता है? बढ़ जाता है। अब सुनिएगा आगे की कहानी। देवल की जिम्मेदारी 4000 सैनिकों पर छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? उत्तर में निरुन की तरफ बढ़ता है। ठीक है भाई। उत्तर में वो क्या करता है? निरुन की तरफ बढ़ जाता है। चूंकि अब इस निरुन नामक जगह पर बौद्धों का शासन था, तो निरुन में क्या था? यहां पर बौद्धों का शासन था। निरुन में क्या था दोस्तों? बौद्धों का शासन हुआ करता था। और बौद्ध जो ब्राह्मण राजवंशी थे, वो सब दाहिर से क्या रखते थे? बैर भाव रखते थे। इसलिए यहां पर क्या हुआ? जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। अब ये बौद्धों का शासन था। बौद्ध दाहिर से दुश्मनी रखते थे। ये पॉइंट वाली बात है कि दाहिर से बौद्धों की क्या थी? दुश्मनी थी। ठीक है। तो बौद्धों ने कासिम का साथ दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले। आज बच्चे भी क्लास में कम है। दिक्कत कहाँ है, किसको है, क्या समस्या है? तो बौद्धों ने क्या किया था? कासिम का साथ दिया था, याद रखना इस बात को। और इस कासिम के लिए जब बौद्धों की हेल्प मिल गई, लोकल कोई व्यक्ति अगर मदद करता है तो बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बिना किसी बाधा के क्या किया? फिर निरुन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। साथ दिया, अतः बिना बाधा यहां अधिकार हुआ। तो प्यारे साथियों, आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही है समझ में? ठीक है, दोनों पढ़ते रहो, बढ़िया है। बाकी के लोग सो गए हैं शायद क्लास में, उनको पता ही नहीं मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नींद ले लो बेटा, कोई बात नहीं, उद्धार हो जाएगा इसी से। सुनिए आगे की कहानी क्या थी। निरुन पर अधिकार हो गया। ठीक है। निरुन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिविस्तान पर अधिकार किया था, जिसको क्या कहते हैं? सेहवान भी कहते हैं। अधिकार हो गया। निरुन के बाद सेहवान, या इसका एक नाम और था, सिविस्तान। सेहवान या सिविस्तान पर अधिकार हो गया। मंजिदा खातून कह रही है सर आप मेरे कमेंट्स नहीं देखते हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, देखेंगे आपके कमेंट्स, क्यों नहीं देखेंगे।
नेटवर्क इश्यू है सर हमारे एरिया में, कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लिखना पढ़ना सब होना चाहिए। मुझे लग रहा था आप सो तो नहीं गए, इसलिए मेरा काम था आपको जगाना, और आप इस तरीके से जपेंगे। अब दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब वापस अपन यहाँ से आगे 20 जून 712, मैं आपको तारीख भी बता रहा हूँ। जो लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि पहला सफल आक्रमण कब कहाँ हुआ था, जाग रहे हैं, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है ना? यस, वेरी गुड, सुनिए ध्यान से। तो अगला कहाँ है अब इसके बाद? ठीक है, सहवान, और सहवान के बाद अगला अभियान, नेक्स्ट अभियान राउर का हो। राउर का या रावर का अभियान हो जाएगा नेक्स्ट वाला जो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। दाहिर के साथ बिल्कुल, अब राजा दाहिर से डायरेक्ट मुकाबला होगा, अभी तक तो मुकाबला नहीं हुआ ना दाहिर से। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को ढूंढ रहा है। टक्कर देवल में होनी थी, पर भाई साहब भाग निकले, भतीजे को टक्कर देनी पड़ी, भतीजा हार गया। फिर उसने क्या किया, निरुन पे कब्जा कर लिया, निरुन के बाद सहवान को जीत लिया, और सहवान के बाद अब दाहिर को ढूंढता ढूंढता कहाँ जाएगा, राउर के युद्ध में जाएगा। ठीक है ना? और पढ़ोगे क्या? बहुत है आज के लिए, बताओ। 20 जून सिंधु नदी को पार करके दाहिर पर आक्रमण किया था इसने, सिविस्तान के बाद में आक्रमण किया था, ये याद रखना। राउर का अभियान 20 जून 712। मोहम्मद बिन कासिम ने सिविस्तान के बाद सिंधु नदी पार करके सिंध की राजधानी आलौर पर आक्रमण किया। ठीक है, और यह युद्ध राउर या रावर का युद्ध, डायरेक्ट रावर नामक स्थान था। ठीक है, रावर नामक स्थान था, वहां पर किस किस के बीच में हुआ यह युद्ध हुआ? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर। दाहिर क्या होता है? पराजित, और मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है? विजयी। पर ये क्या हो गया? पराजित हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, भाई साहब लड़ रहा था, मोहम्मद बिन कासिम का अत्यंत वीरता के साथ में मुकाबला कर रहा था, लेकिन अचानक से एक तीर आकर के उसके दिल में चुभा, डायरेक्ट किसके दिल में? दाहिर के दिल में। ममता कह रही सर आपको टाइम है, तब तक क्लास ले लीजिए। बस अब थोड़ा 1.5 घंटे का करेंगे इस क्लास को, 5-7 मिनट और लेकर के, फिर एक टी ब्रेक लेंगे, 5 बजे अनअकैडमी पे क्लास लेंगे। ठीक है ना? 5 से 6 अनअकैडमी पे क्लास लेंगे। दोस्तों कहानी क्या हुई? दाहिर युद्ध में मारा गया। दाहिर के मरने के बाद उसकी पत्नी, लाड़ी नाम था उसका, उसने अरबों का वीरता पूर्वक सम्मान किया, किंतु अपनी रक्षा करने में असमर्थ रही, और अन्य स्त्रियों के साथ में जौहर रीति अपना करके उसने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ?
युद्ध में दाहिर की मृत्यु। इसके बाद इसकी पत्नी लाडी वीरता पूर्वक लड़ी, लेकिन अंत में इसने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। जौहर करते हुए इन्होंने क्या कर लिया? अग्नि में प्रवेश कर लिया। ये राउर का युद्ध था। इसके बाद ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणाबाद का एक युद्ध और होगा। राउत के बाद में इसने मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर किया था। फिर आलौर और मुल्तान वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में कल की क्लास लेंगे आपकी, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा कॉन्सेप्ट। कोशिश करूंगा कल मैप लेके आऊं इसमें। पद्मावती की तरह जौहर कर लिया। कल इसको मैप से भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर मुद्दा आएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने इतना बढ़िया काम किया। मोहम्मद बिन कासिम का अंत बहुत बुरा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? राजा दाहिर की दो बेटियों को ले गया था, परमाल देवी और सूर्य देवी। ठीक है, परमाल देवी और सूर्य देवी नाम की दो लड़कियां थी राजा दाहिर की। उनको ये लूट के ले गया, और उनको लूट के ले जा करके ये क्या करता है, खलीफा को गिफ्ट करता है उन लड़कियों को ले जा करके। खलीफा देखिए आपके लिए क्या इनाम लेके आए हैं। लेकिन भाई साहब दोनों लड़कियां बहुत चालाक थी। खलीफा से उन्होंने शिकायत कर दी झूठी मूठी कि हम तुम्हारे लायक ही नहीं रहे, हमें तो कासिम ने पहले ही झूठा कर दिया। आप खलीफा सुनते ही क्रोध में, खलीफा सुनते ही क्रोध में आ गया। तो खलीफा ने आदेश दे दिया कि इसकी खाल उधड़वा करके इसमें भूसा भरवा दिया जाए। समझ गए? हाँ, तो खलीफा के आदेश पर फिर मोहम्मद बिन कासिम को, यानी खलीफा, मतलब बहुत शिकायत कर दी उन लड़कियों ने। मुकेश जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आज मेरा दूसरा दिन है। भगवान करे आप लगातार रोजाना पढ़ते रहो। आप लोग ऐसे कहते हैं ना, एक बच्चा दो को बताएगा तो हमारा कोर्स का थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा। तो लोगों को बताया करो, इतिहास में अगर अच्छा पढ़ना है, अच्छे कंटेंट पे काम करनी है, सीधी बात नो बकवास वाली कहानी रहती है मेरे पास। तो आप यहाँ जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। कल थोड़े से एक दो अभियान, मुल्तान, आलौर, ब्राह्मणाबाद, ये दो तीन अभियान और हैं, इनको करेगा मोहम्मद बिन कासिम। फिर दाहिर की बेटियों को ले जा करके गिफ्ट करेगा खलीफा के लिए। लड़कियां चालाक निकलेंगी, खलीफा क्या कर देगा, और मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको। कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नीतू गुप्ता। और आप लोग जो है, कल मैं प्रयास करूंगा सुबह 10 बजे हिस्ट्रोग्राफी की क्लास लेने का। मॉर्निंग में कल 10 बजे हिस्ट्रोग्राफी वाली क्लास लेने का। ठीक है ना? और उसको याद रखना, हिस्ट्रोग्राफी वाली क्लास को 10 बजे आना है कल आपको सुबह। अभी यूट्यूब पे रात को 9 बजे क्लास लेंगे, उसको शेयर कर देना सब लोग। और अन अकेडमी पे आ जाना 5 बजे। ठीक है, बाय, चलिए, टेक केयर सबके लिए।